Morning, friends. How are you? To all of you, please sit. So we have today one of our esteemed guests, Mr. Nikhil Thakur. He specially came from London, and he will guide you and will tell you about something about cyber security and other things about the internet world. So please go. Morning, friends. How are you all? Good? All from +1, +2? Yes, sir. And medical, non-medical, or is it all non-medical? Medical, non-medical, good. So my name is Dr. Nikhil Thakur. I have come all the way from England to give you an overview of cyber security. So are you guys comfortable in English or both English, Hindi or mix? What do you want? Both is fine, all right. So do you know anything about cyber security, by the way, before we start? Anything, कोई भी छोटी चीज़ कोई बता सकता है? इंटरनेट यूज़ करते हैं? yes, मोबाइल यूज़ करते हैं? yes, फेसबुक पे अकाउंट्स होंगे सबके? तो साइबर सिक्योरिटी इज़ नथिंग बट मेकिंग यू सिक्योर एंड मेकिंग योर डेटा सिक्योर. But before we talk about that, I'll give you a small introduction about myself. So I started my career as a mechanical engineer in India. So I did my bachelor's degree from Punjab. After completing my bachelor's degree, I did various jobs, starting from a maintenance engineer, moving towards production engineering, then as an assistant professor in one of the engineering colleges, which was in Punjab itself. I taught there for 4 years. Then went into the design field, into the design engineering field, which was into the CAD CAM. If you have heard about it, it's computer-aided design and computer-aided manufacturing. Then after that, I got a PhD and then went into England. So that's where the journey starts in England. So I went into England, did my PhD in aero engine technologies, wherein I started working into designing of the aero engine. So it's a very critical component. It has a lot of materials issue as well. So if I give you an example, अगर मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, तो जो एक छोटा सा ब्लेड आप एक फ़ैन पे देखते हो, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कभी हो सकता है अपने एरोप्लेन के इंजन्स को देखा होगा चलते हुए, तो इस फ़ैन के ब्लेड के अंदर एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है. थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट है वो प्रेशर, वो फोर्स जो वो पीछे की तरफ को फेंकता है, जिससे आपका प्लेन आगे की तरफ को मूव करता है. तो ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और एक ब्लेड की थ्रस्ट 10 ट्रक्स के बराबर है. तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेड के ऊपर इतना इंटेंस फोर्स होता है, इतना इंटेंस प्रेशर होता है, इतनी इंटेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है कि वो कभी भी फट सकता है, यानी कभी भी वो टुकड़ों में टूट सकता है. तो उसके लिए आपको मटेरियल की डिज़ाइनिंग भी वैसे चाहिए और उसी तरह से उसकी स्पीड को भी आपने मेंटेन करना है. तो यहाँ से मैंने अपनी PhD की, वो सब सीखा और सीखने के बाद फिर मैंने नौकरी करनी शुरू की. एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, आई स्टार्टेड एज ए डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर. सो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में देयर आर 2 कंपोनेंट्स. वन इज़ कॉस्टिंग. और कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप कोई भी पेन खरीदते हो फॉर एग्जांपल, तो अगर आपके पेन की कॉस्ट 50 रुपये होगी तो हो सकता है आप उसको ना खरीदो. अगर वो 30 रुपये होगी और वो भी अच्छा काम करता होगा तो यू विल प्रेफर अ पेन विच इज़ 30 रुपीज़. ये एक बेसिक सी चीज़ है. तो हम लोगों ने एरो इंजन्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है, इस तरह से मैन्युफैक्चर किया है कि हम उसकी कॉस्टिंग को भी कम कर सकें और उसको फ्यूल एफिशिएंट बना सकें. उसके बाद फिर मैंने डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टीम लीडर के तौर पे काम किया है, जो कि मेरी करंट जॉब है. और ये 21 इंजीनियर्स को मैं डायरेक्टली लीड करता हूँ और एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मैं अकेला डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूँ. डू यू नो व्हाट इज़ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग बाय द वे? इंडस्ट्री 4.0 सुना है आपने कभी? कोशिश कीजिए आप अपनी फील्ड के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज रखिए, क्योंकि आगे चल के वो आपके बहुत काम आने वाली है. इंडस्ट्री 4.0 होता है इंडस्ट्री ऑटोमेशन. तो आप देखते होंगे मशीन्स हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हैं. तो पहले वो एक आदमी करता था, आदमी ऑपरेट करता था, अब वो रोबोटिक्स के ज़रिए किया जाता है. तो क्योंकि वो रोबोटिक्स के ज़रिए किया जाता है तो उसमें बहुत सारा डेटा जनरेट होता है. तो उस डेटा को सही तरीके से मैनेज करना है, सही तरीके से रखना है और सही तरीके से मूव करना है, फ्लो करना है कि वो कहीं से भी लीक ना हो जाए. अगर वो डेटा लीक होता है तो उसमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट है किसी भी डिज़ाइन के ऊपर. तो अगर वो कॉपीराइट लीक हो गया तो जो इंजन हम बना रहे हैं वो इंजन कोई और भी बना सकता है. तो उसको सिक्योर करने के लिए हम ये सारा का सारा काम करते हैं इंडस्ट्री 4.0 के ज़रिए. वहाँ से मैंने साइबर सिक्योरिटी सीखी. तो मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं इनके ऊपर अपनी फील्ड में.
जिसमें सबसे पहली तो है चार्टर्ड इंजीनियरिंग। चार्टर्ड इंजीनियरिंग एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो आपको सर्टिफाई करती है, ये कहती है कि आप एक बेहतरीन इंजीनियर हैं अपनी फील्ड के अंदर। और ये इंग्लैंड में भी किया जाता है, इंडिया में भी किया जाता है। इंडिया में किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इंग्लैंड में ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने काम किया है सिक्स सिग्मा के ऊपर, जो कि है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन है कि अब अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपका कुछ समय लगता है, आप उस समय को किस तरह से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, अपने वर्क के फ्लो को आप एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने सर्टिफिकेशंस की हैं और फिर मैं एक स्क्रम मास्टर भी रहा हूँ और साइबर सिक्योरिटी चैम्पियन भी रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी इज़ मेकिंग यू सेफ, मेकिंग यू सिक्योर एंड मेकिंग योर डेटा सिक्योर। सो व्हेन आई से मेकिंग यू सेफ, it's not you personally, it's your data, it's your private data. And you might be knowing what's your private data. क्या आप जानते हैं आपका प्राइवेट डेटा क्या है? कोई भी एक एग्जाम्पल। घबराओ मत, ट्राई करो। वी आर ऑल फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। पासवर्ड यस, यस, IDs. So I'll give you an example of that. पर्सनल डेटा, कुछ भी फिजिकल डॉक्यूमेंट या कुछ भी सॉफ्ट कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी पूरी डेफिनेशन बता सके। ओके, सो इट कैन बी योर नेम, नेम मीन्स योर फुल नेम, इट कैन बी योर एड्रेस। अब ये इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं और एक दूसरे के साथ भी काम करते हैं। अगर मुझे किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगर मुझे उसका पूरा नाम पता है, देयर माइट बी सो मेनी पीपल हैविंग द सेम नेम, so it's difficult to find who that person is. But if I have the address and the name, it becomes easy. Okay, then same thing with the phone number. So it's name, address, phone number, then it's your photograph. So if I have all the top four information, I can straight away say this is the person. Okay, तो आपका आधार कार्ड है जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैन्स। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ये चार इन्फॉर्मेशन को लीक कर लेता है तो वो आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को भी बहुत इजीली वो ढूंढ सकता है। एंड देन योर ID डॉक्यूमेंट्स, यू नो अबाउट इट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, योर वोटर कार्ड एंड एवरीथिंग एल्स, वो आपका बन जाता है ID डॉक्यूमेंट्स। फिर आती है आपकी बैंक डिटेल्स। मुझे लगता है कि ये तो सभी को पता होगा कि बैंक की इन्फॉर्मेशन कभी भी हम किसी को लीक नहीं करते, बैंक की डिटेल्स हम किसी को नहीं बताते। और यही एक चीज़ है जिसे हम पर्सनल डेटा समझते हैं, लेकिन इसके बाहर भी पर्सनल डेटा है जो कि मैंने आपको पहले की चीज़ बताई। और उसके साथ साथ आपका मेडिकल रिकॉर्ड भी आपका पर्सनल डेटा ही है। और वो क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कि आप आज एक हॉस्पिटल में जाते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, एंड देन यू टेल योर नेम, योर एज, योर डेट ऑफ बर्थ एंड सो मैनी थिंग्स, एंड you might be using all that information in your passwords as well. So 90% of the people, they use their names or their relatives' names and their date of birth as their passwords, which is wrong. तो कभी भी आप कोई पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल ना करें. Then your letters, your physical letters and your email. So this becomes your personal data as well. आपके जो लेटर्स आपके घर पे आते हैं उसमें हो सकता है आपकी कोई बैंक की इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो आपसे कोई ऐसा फॉर्म भरवाने को कहा जा रहा हो जिसको सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए वो क्या है. तो इसलिए वो भी लेटर आपके पास ही रहना चाहिए, अपने दोस्तों में उसको स्प्रेड ना करें. Then your logins and your passwords. There is a general habit of people when they are sitting with friends or a group of good people or group of known people, they will tend to spread their emails, they will tend to spread their passwords with them. वो शेयर कर देते हैं. And that sharing of information is sometimes leaking of that information. तो आपके 4 लोग अगर दोस्त होंगे तो उन 4 लोगों के आगे भी 4 लोग दोस्त होंगे, तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली फैल जाएगी, जिसे चाइनीज़ विस्पर्स भी कहा जाता है. आप एक ग्रुप में लोग बैठते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन के कान में कुछ बात बोलेंगे और वो बात जो है लास्ट पर्सन से पूछेंगे. तो अगर वो लास्ट पर्सन को वो बात पता होगी तो इसका मतलब है कि वो बात लीक हो चुकी है. वो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी किए गए हैं और उससे ये पता चला है कि 80% ऑफ द पीपल दे नो ऑलमोस्ट 90% ऑफ योर नॉलेज. तो आपके बारे में उनको 90% जानकारी ऑलरेडी है, जो कि गलत है. अब आती है बात साइबर अटैक्स किस तरह से किए जाते हैं. साइबर सिक्योरिटी आप सबने समझ ली क्या है. अब साइबर अटैक्स
वो तरीका है जिसके ज़रिए कोई आपके डेटा तक पहुंचेगा, और उसमें सबसे पहला आता है फिशिंग ईमेल्स। इसके बारे में सुना है कभी? आप जानते हैं वो क्या चीज़ है? नो इन्फॉर्मेशन? कुछ यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखी इसके बारे में कभी? ओके, नो प्रॉब्लम। सो फिशिंग अटैक इज़ अ ईमेल विच इज़ सेंड टू यू, जिसमें कि कुछ ऐसी बात होगी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको इमीडिएटली एक्शन लेने पे मजबूर करेगी, एंड दैट ईमेल विल हैव समथिंग एम्बेडेड इन इट. It might be a malware, it might be a software, it might be a virus, or it might be a link. So आपको कुछ रीडायरेक्ट किया जाएगा किसी और जगह जाने के लिए, तो उसको बोला जाता है फिशिंग ईमेल. नेक्स्ट इज फेक ईमेल्स. सो फेक ईमेल्स इज एन ईमेल जो कि आपको दिखने में बिल्कुल ऐसी लगेगी कि जैसे लेजिटिमेट ईमेल है, इट्स कमिंग फ्रॉम द राइट प्लेस, बट इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द राइट प्लेस, इट्स कमिंग फ्रॉम सम अदर प्लेस, एंड यू आर क्लिकिंग ऑन दैट email, opening that email up, and then it's installing the software in the back end onto your computers or onto your digital devices, and then hacking your devices. Then it's a social media scam. इसके बारे में शायद आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो. फेक आईडीज़ सोशल मीडिया पे बहुत हैं. आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट्स आएंगी, आपको कुछ मैसेजेस आएंगे, और अगर आप में थोड़ा सा भी विवेक है तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, तब उसके ऊपर एक्शन लोगे. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना ध्यान नहीं देते हैं, and they simply just allow people to come into their own personal space. Then there is virus attack. Virus attack is usually done on big industries or big people where there is lots and lots of money involved in it. So जब भी ज़्यादा पैसे की बात हो, ज़्यादा डेटा की बात हो, बड़ी कंपनीज़ की बात हो, वहाँ पर ये इस तरह के अटैक को किया जाता है. Because if you want to do a virus attack, you have to design a virus, and to design a virus you have to be an engineer. So आपको वो पहले पढ़ना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे गलत काम करना है, और फिर उसके बाद ही आप एक वायरस डिज़ाइन करेंगे. तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. इट्स नॉट अ वन मैन जॉब, सो यू नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू इट. देन कम्स हैकिंग. सो हैकिंग इज़ समथिंग विच इज़ डन ऑन पर्सनल स्पेस एज वेल एंड ऑन बिग इंडस्ट्रीज एज वेल. सो हैकिंग को करने के लिए वायरस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और बैक एंड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, एप्लीकेशंस जिसको आप आमतौर पे बोलते हो. अब ऐप्स आप लोग इंस्टॉल करते ही होंगे अपने फ़ोन्स पे, और नॉर्मली आप कहाँ जाते हैं फ़ोन्स पे ऐप इंस्टॉल करने के लिए? प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे. तो आप जब ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाते हो, आप कोई एप्लीकेशन देखते हो, क्या आप उसकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ते हो? क्या आप ये चेक करते हो कि उसको किसने बनाया है, कौन डिज़ाइनर है उसका? नहीं करते. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लोगो देखते हैं, और अगर हमें लगता है कि वो लोगो किसी नॉन लोगो के साथ मैच कर रहा है, या आपने औरों के फ़ोन में या किसी और के फ़ोन में भी उसी तरीके का लोगो देखा है, देन यू विल थिंक इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन एंड सेफ टू यूज़, एंड देन यू विल स्ट्रेट अवे अलाउ दैट एप्लीकेशन टू बी इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम्स. सो अगर आप ये कर रहे हैं तो उसके अंदर एक हैकिंग सॉफ्टवेयर अगर किसी ने इंस्टॉल कर दिया है, एक हैकिंग कमांड उसके अंदर इंस्टॉल कर दी है, तो आपका पूरे का पूरा फ़ोन, पूरी की पूरी डिवाइस हैक हो चुकी होगी और आपको पता भी नहीं लगेगा. तो इस तरह का जो अटैक है, इसे एक आदमी भी कर सकता है डिज़ाइन. बहुत इजी है, और अब एआई के बाद या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंट्रोडक्शन के बाद प्रोग्राम्स को बनाना, एप्लीकेशंस को बनाना बहुत आसान हो चुका है. तो प्लीज़ बी सेफ़. जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर जानें कि वो एप्लीकेशन किसने बनाई है, कैसे डिज़ाइन की गई है, और उसका पर्पज़ क्या है. एंड देयर इज़ ऑलवेज अ डेटा सिक्योरिटी. एक उसमें डिस्क्लेमर होता है. हर एक एप्लीकेशन में, हर एक सॉफ्टवेयर में एक डेटा सिक्योरिटी का डिस्क्लेमर लिखा जाता है. तो आपसे मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि वो डेटा सिक्योरिटी जो डिस्क्लेमर है उसको ज़रूर पढ़ें. उसमें ये लिखा होता है कि आपके पर्सनल डेटा का यूज़ किस तरह से किया जाएगा. देन देयर इज़ अ मेलवेयर अटैक. ये मेलवेयर अटैक भी जो है, ये ज़्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किया जाता है जिनसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सके. लेकिन मेलवेयर अटैक की सिस्टम सेम है. इट कैन बी सेंट थ्रू ईमेल्स, इट कैन बी सेंट थ्रू मैसेजेस, और इट कैन बी सेंट थ्रू योर व्हाट्सएप. जो नॉर्मल वीडियोज़ आप देखते हो या फोटोज़ आप ओपन करते हो, उसके साथ भी ये मेलवेयर को फिक्स किया जा सकता है. So you should be very careful when you are opening any video or any photograph. If you don't know the person sending you those things, never open it. Then there is Wi-Fi attacks. So Wi-Fi attacks is usually done on your Wi-Fi systems. If you have installed a Wi-Fi in your house, in your personal space, and you have a router in it, that router can be easily hacked. वो पासवर्ड पता कर सकते हैं, और कई बार ओपन वाईफाईज होते हैं जिसमें कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती,
तो उस तरह के सिस्टम्स पे ये अटैक्स किए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम आगे बात करेंगे। देन देयर इज़ पर्सनल डेटा ब्रीच। इसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? पर्सनल डेटा ब्रीच के बारे में सरकारों का चलाया गया एक बहुत बड़ी मुहिम थी, तो शायद मुझे लगा कि आप लोग जानते होंगे। जो पर्सनल डेटा ब्रीच होती है, ये होती है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक कर देना। और वो कहाँ पे किया जाता है? बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा लीक कर दिया जाता है। मान लीजिए आपने बैंक में एक अकाउंट खुलवाया, आपका वो जो बैंक है अगर वो आपका डेटा लीक कर रहा है, एक थर्ड पार्टी को भेज रहा है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो ब्रीच ऑफ योर पर्सनल डेटा है। बिकॉज दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, दे आर नॉट आस्किंग योर परमिशन एंड दे आर सिंपली सेंडिंग योर डेटा आउट। सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स अ पर्सनल डेटा ब्रीच। तो इसके बारे में आप ज़रूर थोड़ी नॉलेज गेन कीजिए, जानिए, थोड़ा यूट्यूब पे भी जाइए, वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा ये क्या है। देन फिशिंग अटैक की जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत ही आयरॉनिकल डेटा है। इट्स वेरी सीरियस दैट 90 to 95% ऑफ ऑल द साइबर सिक्योरिटी अटैक्स दैट हैपन, दे आर ऑल फिशिंग अटैक्स। तो अगर आप थोड़े से भी केयरफुल रहें तो आप उसको बचा सकते हैं अपने आप को थोड़ी सी नॉलेज से। मैं आपको थोड़े से टिप्स देता हूँ। बिफोर रिएक्टिंग टू दैट ईमेल, प्लीज़ रीड द कॉन्टेंट्स केयरफुली। आप पहले ईमेल को ढंग से पढ़िए कि ईमेल में क्या लिखा गया है, क्या पूछा गया है, क्या करने को कहा गया है। अगर उसमें कोई लिंक एम्बेडेड है किसी भी ईमेल के अंदर, आपको कहा जाता है कि इस लिंक पे जाओ, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड देन इट विल टेक यू समवेयर एल्स, डोंट डू दैट। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट दैट ईमेल, नेवर डू इट। देन ये मैंने आपको बता ही दिया है, लुक फॉर द रेड फ्लैग्स। अब आपको मैं बताता हूँ रेड फ्लैग्स क्या हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में। ईमेल्स जब भी आती हैं तो वो किसी आपको पता होगा किसी सर्वर से आती हैं, एंड दैट सर्वर इज़ अ होस्ट सर्वर। यूजली होस्ट सर्वर्स को गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है, परमिशंस देती है, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन ओपन अप अ स्पेसिफिक डेटाबेस वेयर यू कैन स्टार्ट योर ईमेल्स। सो इट शुड ऑलवेज बी अ .com विच इज़ अ कॉमन सर्वर, या .org जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए किया जाता है, .in जो इंडिया में यूज़ किया जाता है, अपना इंडियन सर्वर है। और इसी तरीके के जो अलग गवर्नमेंट सर्वर्स हैं जिसको आप जानते हैं, अगर उसके एंड में ये चीज़ नहीं है, अगर ईमेल इससे एंड नहीं हो रही है, किसी और सर्वर से आ रही है, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। तो ये पहला रेड फ्लैग है जो आप बहुत ईजिली देख सकते हैं। आप ईमेल को ओपन कीजिए, कहाँ से ईमेल आ रही है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द ईमेल, यू कैन ईजिली चेक फ्रॉम दिस। ओके, सो इफ़ इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ नोन सर्वर, नेवर ओपन इट। उसके बाद आता है इम्पर्सोनेशन। अब इम्पर्सोनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं कॉमन भाषा में? एक्टिंग देखी है आपने कभी? मिमिक्री देखी है? तो मिमिक्री इज़ नथिंग बट इम्पर्सोनेशन ऑफ समबडी एल्स। सो एक आदमी दूसरे आदमी की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी तरह दिखने की कोशिश कर रहा है, उसी की तरह बात करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, आपको कोई ईमेल भेजी जा रही है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की इम्पर्सोनेशन है, जो ऐसा शो कर रही है कि वो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको अच्छे से पढ़िए, देखिए सोर्स क्या है, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, और अगर उससे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उस तरह की डिमांड नहीं की है, दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग। उसके बाद ग्रामर। एवरी ईमेल विच इज़ अ फिशिंग ईमेल और अ रॉन्ग ईमेल विल हैव ग्रामेटिकल एरर्स इन इट। सो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होंगी, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे, और सेंटेंसेस को सही तरीके से फॉर्म नहीं किया गया होगा। जो मेन पॉइंट्स होंगे सिर्फ उसी पे फोकस होता है, उसके अराउंड ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ईमेल इज़ रॉन्ग। सो गो टू दैट एंटायर ईमेल, सी इफ देयर इज़ अ ग्रामेटिकल एरर इन इट, एंड दैट बिकम्स अ रेड फ्लैग ऑटोमेटिकली। तो इस तरह के रेड फ्लैग्स पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में फ्रीबीज एंड अट्रैक्शन। सो अगर आपके पास कोई ईमेल आई है और उसमें कहा है कि आप 10 लाख रुपए जीत चुके हैं, और उसको क्लेम करने के लिए क्लिक ऑन दैट लिंक, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ फ्रीबी। सो दे आर गिविंग यू समथिंग फॉर फ्री विच यू हैव नेवर अप्लाइड फॉर, एंड यू गेट अट्रैक्टेड टू इट। बहुत कॉमन ये चीज़ है, खास करके इंडिया के अंदर, क्योंकि मोस्टली पीपल दे कम फ्रॉम मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़। तो उनके लिए जैसे वो पैसा देखते हैं, वो आंखों में रोशनी उत्पन्न हो जाती है ना, एकदम से खुशी आ जाती है। तो ये वही चीज़ है, वैसा ही होता है। आपको एक रॉन्ग ईमेल भेजी जा रही है, आपको कुछ ऐसी फ्रीबी दी जा रही है, और आपको किसी तरीके से अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आपको जो कहा जा रहा है वो काम करें, तो आपने उसको भी रेड फ्लैग ही मानना है। सो इफ़ यू हैव ऑल दीज रेड फ्लैग्स, नेवर रिएक्ट टू दैट ईमेल, स्ट्रेट अवे डिलीट दैट ईमेल। तो ईमेल को सही तरीके से डिलीट करने के भी बहुत से ऑप्शंस हैं।
एक तो नॉर्मल डिलीट, जो आप डिलीट का बटन दबाते हो उसके बाद वो आपके डिलीट फोल्डर में चले जाता है और आप उसको वहाँ से भी रिमूव कर देते हो, देन इट्स परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर ईमेल बॉक्स. बट even if you are doing it, it's not creating a background data for it. यानी कि जब आपने किसी ईमेल को डिलीट किया तो उसका जो बैकग्राउंड चेन है वो कहाँ से आया था, कौन उसका सोर्स था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बचती. लेकिन अगर आप उसको रिपोर्ट करते हैं, इफ़ यू रिपोर्ट इट एज अ स्पैम ईमेल, देन देयर इज़ अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एवरीवन. उसके पास एक डेटाबेस क्रिएट होता है कि इस जगह से ये ईमेल भेजी जा रही है, तो वो आगे के लिए उस ईमेल को ब्लॉक कर देते हैं फॉर एवरीवन. सो योर वन स्टेप कैन सेव मिलियंस ऑफ लाइफ्स. तो जब भी आप रिएक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से आप रिएक्ट करना. इज इट एक्साइटिंग टिल नाउ और आर यू गेटिंग बोर्ड? श्योर? थैंक यू. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, सोशल मीडिया का फ्रॉड. और वो क्यों होता है? बिकॉज आप लोग गलती करते हैं. और गलती क्यों करते हैं? क्यों करते हैं गलती आप लोग? पहले आपको पता ही नहीं है गलती क्या है, इसीलिए आप गलती करते हैं. तो सबसे पहले आपको एक बात समझाता हूँ. जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई भी अकाउंट बनाते हो, ट्राई नॉट टू कीप अ फुल फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ. सो अगर आप फुल फोटोग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हो, योर फुल बॉडी फोटोग्राफ इज गिविंग योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. इट्स जस्ट लाइक गिविंग योर एंटायर स्ट्रक्चर. आप बता रहे हो आपकी हाइट क्या है. और अगर आप AI से उसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी कुछ भी वीडियो बनाई जा सकती है. इसलिए ट्राई नॉट टू पुट फुल फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ. ओनली इन केस यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ वर्क, जैसे सोशल वर्क आप कर रहे हो, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन कर रहे हो, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो जहाँ पर आपको आपकी फ़ोटोग्राफ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है. सिर्फ उसी केस में इस्तेमाल करो, अदरवाइज इस्तेमाल मत करो. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ यू शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अलॉट. आप डेली लाइफ को शेयर करते हो, अपनी पूरी दिनचर्या का आप उसमें विवरण दे देते हो. करते हो या नहीं करते हो? व्हाट इज़ व्लॉगिंग बाय द वे? व्लॉग्स क्या होते हैं? वीडियो लॉग ऑफ योर सेल्फ. तो आप बता रहे हो कि दिन में मैं इतने बजे उठा, इतने बजे मैं वहाँ गया, मैंने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, इन 4 लोगों से मैं मिला. आप सारी इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे डालते जा रहे हो. तो अगर गलती से भी कोई आपका सिस्टम या आपकी प्रोफाइल को हैक करता है, उसे पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पर हो. और मैं आपको इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ. शायद आपने वो चीज़ नहीं देखी हो, या हो सकता है न्यूज़ में उतना कवर ना की गई हो. एक लेडी थी, 50-55 ईयर्स के अराउंड उनकी एज थी, और उनकी बेटी थी जो किसी काम से बाहर गई थी, मतलब अपनी स्टेट से बाहर गई थी. वो स्टेट से बाहर जाती है, ट्रैवल करती है, जैसे यूजुअली हमारी मदर्स करती है, कॉल करके पूछती हैं बेटा कहाँ हो. तो शी टोल्ड एवरीथिंग टू हर मॉम, एंड देन शी ऑल्सो पोस्टेड दैट ऑन टू हर सोशल मीडिया. एवरीथिंग, किससे वो मिली, कहाँ पे गई, कौन कौन उसके साथ जा रहा था, कौन कौन उसके फ्रेंड्स थे, सब कुछ उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया. थोड़े टाइम के बाद एक कॉल आता है उनकी मदर को, और ये कहा जाता है कि आपकी बेटी को हमने अरेस्ट किया है होटल से. मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा क्यों, कैसे, क्या, लेकिन उनको पकड़ लिया गया होटल से, ऐसा कहा गया. अब उनकी मदर ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, आपको कैसे पता कि मेरी बेटी वहाँ है. देन द पर्सन सेड, आई एम फ्रॉम फलाना फलाना पुलिस स्टेशन, दैट इज़ माई पोस्ट. एंड देन ही सेड, आपकी बेटी इतने बजे यहाँ गई, इतने बजे वहाँ गई. वो सेम इन्फॉर्मेशन ही रिपीटेड. And because he repeated that information and her mother knew that information is correct, the mother thought कि वो जो पुलिस कह रही है वो भी सही है. And she died out of it because she got a heart attack, a cardiac arrest, out of stress, and she died. तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि हम लोग अपनी बहुत सी इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सो ट्राई टू पोस्ट थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज़ सोशल मीडिया, बिकॉज आजकल वही ज़माना है. बट इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर अर्निंग समथिंग, कोई मनी अर्न करने के लिए आप कर रहे हो, कोई आपका पर्सनल यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कर रहे हो, तो उसको सिर्फ एक आप प्रोफेशनल लेवल तक ही रखो. जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड की ही इन्फॉर्मेशन डालो, उसके अलावा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डालो. उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके फ्रेंड्स को पता है आप कैसे हैं. सो डोंट डू इट. दैट वुड बी माई सजेशन टू यू. देन डू नॉट डाउनलोड और डू नॉट अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स. डू नॉट क्लिक ऑन द लिंक्स विच इज़ सेंट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, स्पेसिफिकली ऑन योर WhatsApp, your Facebook, your Instagram, or anything else. If somebody is sending you a message and you don't recognize that person, don't click on any of the links from that person. ठीक है? And report all malicious issues. जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि रेड फ्लैग है किसी भी चीज़ के अंदर, आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करो. रिपोर्ट इट एज ए स्पैम.
सो दैट आप और लोगों को की जान बचा सको और लोगों का डेटा बचा सको। क्योंकि हमें ये लगता है कि डेटा ब्रीच कैन नॉट लीड टू डेथ्स, बट एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, इट कैन ईजिली लीड टू डेथ्स। सो प्लीज़ डोंट डू इट। ओके, डेटा मैनेजमेंट। अभी तक तो हम समझ गए कि डेटा लीक कैसे होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, ये तो हम सब समझ गए। लेकिन डेटा की मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? आपका कुछ पर्सनल डेटा है, उसकी सबसे पहले कैटेगराइजेशन करो कि आपका कौन सा डेटा क्रिटिकल डेटा है, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है विच कैन लीड टू योर पर्सनल स्पेस। तो उस डेटा को आप हमेशा पर्सनल डेटा की कैटेगरी में डालोगे। और कुछ ऐसा डेटा होगा जो नॉर्मल डेटा है, जैसे आपका फुल नेम, जो सभी को पता है। सो इट्स ओके टू पुट योर फुल नेम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस तरह की आप अपने डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हो। बैंक की इन्फॉर्मेशन को आप अलग रख सकते हो, पासवर्ड्स को आप अलग कर सकते हो। तो आपको पता है कि ये मेरी कैटेगराइजेशन हो गई। उसके बाद आपने जब कैटेगराइज किया है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। एनीथिंग विच इज़ क्रिटिकल, एनीथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, नेवर शेयर। ओनली शेयर जब आपको पता है कि ये जो पर्सन है ये ऑथराइज्ड है, या इफ़ देयर इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी विच इज़ आस्किंग फॉर इट, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। ओके, देन सेंड डेटा थ्रू सिक्योर नेटवर्क। सो आप सिक्योर नेटवर्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, सिक्योर नेटवर्क के बारे में सर आप जानते हैं? ओके, सिक्योर नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। जैसे वाईफाई का आप यूज़ करते हो, राउटर्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। आपको एक वाईफाई का नेटवर्क का सिग्नल मिलेगा, आप उस सिग्नल के साथ अटैच करते हो अपनी डिवाइस को, वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। सो इफ़ इट्स आस्किंग फॉर अ पासवर्ड, दैट मीन्स इट्स अ सिक्योर नेटवर्क, बट इट कांट बी एंश्योर दैट इट्स 100% सेफ। ओके, वो सेफ है कि नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। सिक्योर हो सकता है पर सेफ नहीं हो सकता। और वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो पासवर्ड भी किसी ने हैक कर लिया है या चेंज कर लिया है या किसी को पता है, तो वो उसमें ईजिली एक सॉफ्टवेयर को एम्बेड कर सकता है वाईफाई राउटर के अंदर ही। तो जैसे ही आपकी डिवाइस किसी वाईफाई से कनेक्ट होगी, ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस में बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं होगी। एंड आई कैन टेल यू, पीपल कैन हैक योर कैमराज वेरी इजीली, पीपल कैन हैक योर माइक्स वेरी इजीली। So whatever you speak, whatever you say, and you keep your mobile phones in your pockets, everybody is listening to it, if it's hacked. And if you are even keeping your phone, let's say on the table or your desk, and you are changing clothes, they can take your personal pictures. So you will not know about it, and that's the truth. और 80% केसेस में ऐसा ही होता है। So be very very safe. फ़ोन को जब भी आप कहीं रखते हो, एक बार उसको रीस्टार्ट ज़रूर करो। रीस्टार्ट योर फोन आफ्टर एवरी 24 आवर्स। सो व्हाट इट विल डू, वो सारी की सारी ऐप्स को बंद करता है, आपकी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को भी बंद करता है, और फिर से रीबूट होता है। तो रीबूट में सिर्फ वो नॉर्मल एप्लीकेशंस को ही स्टार्ट करता है, बाकी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होती हैं, वो स्टैंड बाय पे होती हैं। तो ये ज़रूर करें आप। देन कीप बैकअप ऑफ योर इंपॉर्टेंट डेटा। आपका जो भी डेटा आपके फ़ोन पे है, जो भी डेटा आपके लैपटॉप पे है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका बैकअप ज़रूर रखो। बैकअप तो समझते होंगे, एक कॉपी उसकी रखोगे किस चीज़ में, क्योंकि वो भी सॉफ्ट है। सोचो एंड गोल क्या है? एंड गोल है आपके डेटा को बचाना। तो जिस भी चीज़ में आप रख रहे हो वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो किसी के हाथ में ना पहुंचे। क्या हो सकती है? कुछ आया दिमाग में? पेन ड्राइव्स और ठीक, कोई भी फिजिकल डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन ड्राइव्स का कर सकते हो, SD कार्ड्स जैसे आपने बोला उसका कर सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बट इट शुड बी पासवर्ड एनक्रिप्टेड, ये याद रखना। ओपन डिवाइसेस का नहीं, क्योंकि जैसे ही आप अपनी पेन ड्राइव अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हो या अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो, जैसे भी आप लोग अपनी एक्सटर्नल डिवाइसेस को, ड्राइव्स को कनेक्ट करते हो, इफ़ समथिंग इज इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस इटसेल्फ, which means if there is a malware or a bad software on your own device, it will automatically get installed on your pen drives as well. तो वो डेटा भी आपका सेफ नहीं है। इसलिए हमेशा पासवर्ड एनक्रिप्शन का इस्तेमाल ज़रूर करो अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के ऊपर भी। उससे क्या होता है, अगर आप कनेक्ट करते हो तो बिना पासवर्ड के डेटा फ्लो नहीं कर सकता। तो वो एक आपको एक सिक्योर और सेफ सिस्टम है, तो वो ये हमेशा ज़रूर करो। और एक हम सब में आदत है, शायद अभी आप में नहीं है क्योंकि अभी आप बहुत यंग हैं एंड यू आर नॉट इनटू दैट थिंग कि आपको बहुत सारे पासवर्ड्स की ज़रूरत है या बहुत सारे सिस्टम्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। बट इफ़ यू आर डूइंग सो, इफ़ यू आर यूजिंग मोर देन वन सिस्टम्स,
more than one social media platforms and you are having different passwords for everything, सबसे पहले तो एक चीज़ जान लो कि पासवर्ड्स को हमेशा अलग रखो। सेम पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करना है अलग अलग चीज़ों के लिए। और वो जो आप पासवर्ड अलग अलग आप रखते हो उसको फिजिकली मत लिखो याद करने के लिए, क्योंकि इफ़ यू हैव मोर पासवर्ड्स इट्स हार्ड टू रिमेंबर। ह्यूमन ब्रेन कैन ओनली रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, इजंट इट? सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर, योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और वट एवर। तो पासवर्ड याद रखना तो सबसे छोटी चीज़ है आपके लिए। तो उसको करने के लिए एक पासवर्ड मैनेजर आता है एप्लीकेशन, विच इज़ अ पेड एप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता उसका, इट्स हार्डली 300 और 400 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट। यू कैन ईजिली गेट दैट एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट की अपनी है, माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड मैनेजर। वो सबसे बेहतरीन पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका इस्तेमाल करो और उसमें अपने सारे पासवर्ड्स आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड इट विल ऑटो लॉग इन व्हेन यू वांट टू गेट इनटू अ सर्टेन प्रोफाइल, इट विल ऑटोमेटिकली लॉग इन फॉर यू। तो वो आपके लिए करेगा सेफली एंड सिक्योरली, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पासवर्ड एंड ऑब्वियसली नॉट राइट इट डाउन। अब बात आती है आपकी डिजिटल डिवाइस की सिक्योरिटी के बारे में। अभी तक हमने आपको प्रोटेक्ट कर दिया, आपके डेटा को कर दिया। आपकी डिवाइस, उसका क्या होगा? एंटीवायरस का नाम तो सुना होगा आप सबने, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हम सब लोग यूज़ करते हैं एंटीवायरस। बट व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ विल ट्राई टू फाइंड अ फ्री सोर्स फॉर इट, इजंट इट? सच्ची बात है, और वही गलती है। बिकॉज फ्री सोर्सेज कैन हैव अ लॉट ऑफ मैलवेयर्स विद द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फ्री सोर्सेज ओपनली होते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर कोई बुरा आदमी या बुरा इंजीनियर जिसके दिमाग में कुछ खुराफात है, वो गलत सॉफ्टवेयर डाल देता है उस एंटीवायरस के ऊपर, तो आपको तो पता नहीं है, आप लोग तो यही सोच रहे हो कि मैं एंटीवायरस डाल रहा हूँ, पर वो एक्चुअली में वायरस है। सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ वायरस इनटू योर सिस्टम विदाउट नोइंग दैट इट्स एन एंटीवायरस और अ वायरस। So always buy an antivirus, always buy a full licensed antivirus software. Never used free softwares for anything. Free applications का आप इस्तेमाल तो करते ही हो। Only use free applications if you know the source, as I told you. Look for the details, look for everything and only then use it. Always maintain your devices through authorized service stations. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोग, आज मान लीजिए आपका मोबाइल टूट जाता है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए स्क्रीन टूट गई मोबाइल की, क्या करते हैं आप? कौन से सर्विस स्टेशन में जाते हो? ऑफिशियल, पक्का, वेरी गुड, आप जागरूक हो। लेकिन देर आर सो मेनी पीपल हु विल टेंड टू गो इनटू द चीपेस्ट ऑफ द शॉप्स। हमारा एम ये रहेगा, हमारी स्क्रीन जो है वो टूट चुकी है, सस्ते में कौन देगा? यही एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी है। लेकिन वो हमारे लिए गलत हो सकती है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके फ़ोन की रिपेयर कर रहा है और रिपेयर के दौरान इफ़ ही ट्राइज टू कॉपी योर डेटा, ही कैन ईजिली डू इट, एंड वंस योर डेटा इज़ गॉन, इट्स गॉन फ्रॉम योर हैंड्स। वो अनसिक्योर हो चुका है। एक बार भी अगर वो लीक हो गया है तो वो किसी भी जगह जा सकता है, वो डार्क वेब पे भी जा सकता है। डार्क वेब का नाम सुना है आपने? तो डार्क वेब पे आपका डेटा बहुत ईजिली जा सकता है। इसलिए जब भी आप अपनी मोबाइल, अपने लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सर्विस करवाते हो, ऑलवेज गो फॉर ऑथराइज सर्विस स्टेशन, बिकॉज दे आर ऑथराइज टू डू इट। एंड आपको वो रिसीट दे रहे हैं कि हमने ये काम आपके मोबाइल के ऊपर या आपके डिवाइस के ऊपर किया है। सो इफ समथिंग हैपन्स, इफ योर डेटा गेट्स लीक्ड, दैट पर्सन कैन बी इजीली जेल्ड। ओके, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है डिस्पोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपका फ़ोन या आपकी डिवाइस एंड ऑफ लाइफ में पहुंच चुकी है, इट्स नो मोर इन यूज़, और आपको लग रहा है कि बैटरी बैकअप भी नहीं आ रहा है, मेरा फ़ोन पुराना है और वट एवर रीज़न, आप तो बहुत रीजन्स के लिए चेंज करते हैं। आजकल तो लुक्स के लिए भी लोग चेंज करते हैं। तो जिस भी चीज़ के लिए आप चेंज कर रहे हो अपनी डिवाइस, जो आपकी पुरानी डिवाइस है, उसमें से आपको अपना डेटा पूरी तरह से डिलीट करना है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि अभी मैंने फ़ोटोज़ अपनी डिलीट कर दी हैं, मैंने अपना पूरा डेटा डिलीट कर दिया है, उसके बाद डिलीट फोल्डर से भी उसको डिलीट कर दिया है, तो वो पूरी तरह से डिवाइस से मिट चुका है, ऐसा नहीं है। आपकी डिवाइस की रिकवरी बहुत इजीली की जा सकती है। देयर इज़ अ रिकवरी सॉफ्टवेयर विच रन्स ऑन योर डिवाइस, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ बफर मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल योर डिवाइसेस। सो वो बफर मेमोरी में से आपके पुराने डेटा को, 30 डेज ओल्ड डेटा को निकाल सकती है। सो एनीथिंग विच इज़ 30 डेज ओल्ड दे कैन ईजिली टेक आउट। सो उसको फुली डिलीट करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है जिसको फुल डिलीट एप्लीकेशन बोला जाता है। वो आपके पूरे के पूरे डेटा को 100% रिमूव कर देती है फ्रॉम बफर मेमोरी एज वेल। तो वो करने के बाद ही आप उसको बेचना चाहते हो बेच दो, अगर आप उसको रिसाइकल में डालना चाहते हो रिसाइकल में डाल दो, लेकिन ओनली आफ्टर डूइंग दैट। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
कि आप सभी लोग यंग ब्रेन्स हो, इंटेलिजेंट ब्रेन्स हो, बहुत दूर दूर तक आप जाओगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठोगे, बहुत सारी चीज़ें आप करोगे, तो वो सभी इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर करना। और बैकअप लेने के बाद डिलीट करना जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। इफ़ यू वांट एनी इंपॉर्टेंट डेटा, टेक अ बैकअप एंड देन डिलीट। एंड देन डू नॉट शेयर योर डिवाइस बिटवीन योर फ्रेंड्स। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी डिवाइस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं? हाथ खड़े करके बताओ। कर दो, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है, वी आर जस्ट लर्निंग, ये एक एक्सपीरियंस है। क्यों करते हैं शेयर भाई? कोई एक रीज़न होगा शेयर करने का। क्या रीज़न है? यू ट्रस्ट देम और दे आर योर वेरी गुड फ्रेंड्स, यही रीज़न है। शेयरिंग इज़ नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग डोंट शेयर, बट डोंट टेल देम योर पासवर्ड्स, डोंट टेल देम योर पिन। अपने आप ओपन करके दो अगर आप देना चाहते हो। और जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसका एक फ़ोल्डर अपने फ़ोन में बनाओ और उस फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखो। सो इवन इफ़ यू आर शेयरिंग योर डिवाइस, यू आर नॉट शेयरिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप इज़ नॉट ऑलवेज शेयरिंग एवरीथिंग, क्योंकि जो ट्रू फ्रेंड्स होंगे वो ये कभी कहेंगे भी नहीं कि आप हमें ऐसी कोई चीज़ दो जिससे आपका नुकसान पहुँचे। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना कभी। बाकी आपके विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक वाईफाई। कितने पब्लिक वाईफाई हैं हमारे आसपास जानते हैं? स्कूल्स का आपका सिक्योर होगा नेटवर्क 90%, तो मुझे ये लगता है। स्कूल इज़ नॉट द पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई इज़ वेयर एवरीबडी कैन एक्सेस योर सिस्टम, विच इज़ बस स्टैंड, बस स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स और ऐसी जगहें जहाँ पर ओपन वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। नो पासवर्ड प्रोटेक्शन इज़ देयर, एंड इवन इफ देयर इज़ ए पासवर्ड प्रोटेक्शन, इट्स अ वेरी मिनिमलिस्टिक पासवर्ड प्रोटेक्शन। एक सिंपल सा पासवर्ड होता है जो उन्होंने वहीं पे लिखा होता है, जिसको कोई भी जान सकता है बहुत इजीली। सो जैसे मैंने पहले कहा, एनीबडी कैन हैक अ राउटर, कैन पुट एन और इंस्टॉल अ malware or a bad software on that router. So once you get connected to that Wi-Fi, it can easily get into your systems. और दूसरी चीज़, वो आपका डेटा लीक कर सकते हैं। अगर उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं भी है कि वो आपके सिस्टम के ऊपर कोई इंस्टॉल कर सके चीज़, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ डेटा शेयर कर रहे हो नेटवर्क से, तो वो नेटवर्क से वो डेटा को निकाल सकता है। ठीक है, तो आप जब भी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हो, ओनली डू इट इफ़ इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आ चुकी है, आपके पर्सनल डेटा नहीं बचा है और आपको किसी एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करना है, ओनली देन यूज़ योर पब्लिक वाईफाई, अदरवाइज नेवर यूज़ देम। ऑलवेज यूज़ योर ओन मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट पे ही रहना है ना, तो इंटरनेट पे अपने नेटवर्क से रहो। VPN के बारे में जानते हो? क्या होता है बताओ? डेफिनेशन ही बता दो, फुल फॉर्म। ओके, और किसी को क्या पता है इसके बारे में? इट्स कॉल्ड वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क। ओके, क्यों कहा जाता है इसको वर्चुअल? What VPN is doing is, आपके डिवाइस की एक IP एड्रेस होती है। IP एड्रेस पता है? वो IP एड्रेस आपके डिवाइस का एक सिस्टम का एड्रेस है कि आपका सिस्टम कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। तो वो जो एड्रेस है वो उसको चेंज कर देता है। VPN will change that address into something else, किसी और इंक्रिप्शन में उसको चेंज कर देगा, कुछ और उसका नाम बना देगा, और उसके बाद वो नेटवर्क पे डेटा को फ्लो करेगा, जिससे क्या होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये डिवाइस कौन सी है। तो क्योंकि वो डिवाइस को नहीं पहचान सकता, वो आपके डेटा को भी नहीं चुरा सकता। समझ रहे हैं? एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में आपने सुना है? वो क्या चीज़ है? आपके फ़ोन से जब भी डेटा बाहर जा रहा है, आपके सिस्टम से जैसे ही डेटा बाहर जा रहा है, तो वो उसका कोड बदल देता है। बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क्स ऑन विच कोड? बाइनरी कोड्स, 0 1s। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 0 और 1 पे काम करती हैं। और जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो उसका एक बेस कोड होता है। बेस कोड क्या है कि अगर मेरा नाम है तो मेरे नाम को पहले सिस्टम ने किस कोड में कन्वर्ट किया है, 10 कौन सा बनाया है उसका, तो वो जो 10 का कोड है वो उसको चेंज कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है, और उसके बाद वो सेंड किया जाता है। और वहाँ पे जो रिसीविंग डिवाइस है उसके पास डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होता है जो उस कोड को अंडरस्टैंड कर सकता है। इट कैन कन्वर्ट इट बैक टू द बेस कोड, जिससे इन्फॉर्मेशन समझ में आ सकती है। तो ये बहुत ही मुश्किल है किसी भी हैकर के लिए कि वो उस VPN को अच्छे तरीके से समझ सकें, उस इनक्रिप्शन को अच्छे तरीके से समझ सकें, और बहुत ज़्यादा उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट है।
तो ज़्यादातर जो हैकर्स होते हैं वो इन चीज़ों पे नहीं जाते हैं, तो आपको थोड़ा बचाव हो जाता है। कभी भी डाउनलोड अपलोड पब्लिक वाईफाई से मत करो डेटा को। जो बेसिक चीज़ करना चाहते हो, गूगल पे कुछ सर्च करना चाहते हो, वो सब आप कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा अपने ईमेल से अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कुछ डेटा भेजना है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, खास करके बैंक्स की है या कुछ और है, उसको कभी भी मत भेजो। एंड देन अगेन डेटा देखो, 80% पब्लिक वाईफाईज आर नॉट सेफ। एंड ये कोई मेरा डेटा नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा है। तो पूरे वर्ल्ड में जो पब्लिक वाईफाईज हैं उसमें 80% अनसेफ हैं, उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके का मेलवेयर है या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वो डेटा निकाल रहा है, तो आप इससे ज़रूर बचें। एक आपको और एग्जांपल बता देता हूँ, ये हमारी ही कंपनी का एग्जांपल है। हमारी कंपनी का एक इंजीनियर था जिसने पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल किया, और एक ड्राइंग थी जो बहुत अर्जेंट थी भेजने के लिए, वो उसने ड्राइंग भेजी कि वो छुट्टी पे था, तो उसने वो ड्राइंग भेज दी। और क्योंकि उसने ड्राइंग पब्लिक वाईफाई से भेजी थी, वो चाइना में लीक हो गई, और जैसे ही वो चाइना में लीक होती है, चाइना उसकी कॉपी बनाता है। बट बिकॉज उसके पास फुल इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो उसका प्रोडक्ट फेल हो जाता है। बट दैट वाज अ वेरी सीरियस ब्रीच, और उस एम्प्लॉय को रेस्टिगेट कर दिया जाता है, उसके ऊपर फाइन लगता है, और देर आर लीगल इम्प्लीकेशंस एज वेल, बिकॉज देर आर कंपनीज लाइक द कंपनी आई वर्क फॉर हु ऑल्सो वर्क फॉर डिफेंस सेक्टर। तो वो डिफेंस के लिए भी काम करते हैं जिसमें लीगल इश्यूज़ हैं। तो अगर एक भी डेटा पॉइंट डिलीट होता है, या आप उसको मॉडिफाई करते हैं, या इवन वो लीक होता है, तो आपको 5 से 6 साल की जेल हो सकती है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज यू विल बी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स, वर्किंग फॉर सो मेनी इंडस्ट्रीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच आर IP कंट्रोल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड, जिसको कॉपीराइट नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए। ओके, सो अब की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जो हमने बात की, क्या क्या समझ में आया आपको? इसी में देख के बता दो क्या समझ में आया। फ्री टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ तब करना है अगर आप जानते हैं वो टूल कहाँ से है। और AI का टूल्स तो खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फ्री है, नेवर यूज इट बिकॉज इट्स टेकिंग योर डेटा, सेंडिंग इट इनटू सेंट्रल सर्वर्स। AI काम कैसे करता है? आपका डेटा लेता है, उसको क्लाउड में भेजता है। क्लाउड जानते हैं? क्लाउड सर्वर, इट्स अ नेटवर्क ऑफ सर्वर्स वर्किंग टुगेदर, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड क्लाउड। एंड देन वो भेजता है उसको डिफरेंट कंप्यूटर्स के पास। इट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग योर डेटा। तो कोई एक कंप्यूटर होगा जो, मान लीजिए अगर आप अपना फोटो भेजते हो, तो कोई आपकी फेस की इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा है, कोई आपकी शोल्डर इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा है, कोई आपकी हाइट रीड कर रहा है। तो वो उस तरह से वो डेटा को डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद वो लर्न भी करता है। तो लर्निंग के लिए वो डेटा हमेशा रखता है, सेव रखता है। तो इसलिए कभी भी फ्री AI टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है अपना पर्सनल डेटा शेयर करने के लिए। क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डोंट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन। ओके, सो इट विल कीप दैट इन्फॉर्मेशन, रिमेंबर। ये मैंने आपको बता ही दिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे नहीं रखनी। और इस चीज़ के बारे में भी बात बाद में करते हैं, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना है। और बिफोर डूइंग, कोई भी काम करने से पहले रीड केयरफुली, एक्शन ऐसे नहीं लेना है, एंड देन मैनेज डेटा करेक्टली, इसके बारे में बात की। अब 2 पॉइंट्स रह गए इसमें, एक है फ्रेज बेस्ड पासवर्ड और एक है यूज 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप चेक जिसे बोला जाता है। आप सब लोग ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया का भी करते हैं। एनीथिंग एल्स यू यूज़ जिसके लिए पासवर्ड आपको इनपुट करना है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ 2 स्टेप वेरिफिकेशन विच इज़ नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एवरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करो, एक्टिवेट करो, और आपके पास या तो OTP आएगा लॉगिन करने के बाद, यूजिंग योर पासवर्ड इट विल आस्क फॉर एन OTP, सेंड इट ऑन योर मोबाइल और समथिंग जिस पे भी आपने OTP मांगा है, और वो OTP डालने के बाद ही आप उस सिस्टम के अंदर जा सकते हैं। तो ऑलवेज यूज़ अ 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर ऑल योर सोशल मीडिया, ऑल योर ईमेल्स एंड एवरीथिंग। और पासवर्ड हमेशा फ्रेजेस में बनाओ। फ्रेज समझते हो क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस। तो छोटे सेंटेंस में अपना पासवर्ड बनाओ। मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट होती है हर पासवर्ड की, तो उस पूरे के पूरे कैरेक्टर लिमिट का इस्तेमाल करो। जब आप फ्रेज बेस्ड पासवर्ड बनाते हो, इट्स हार्डर फॉर अ पर्सन टू हैक योर सिस्टम और टू क्रैक द पासवर्ड। आपने पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर का नाम सुना ही होगा।
जो कि नॉर्मली पासवर्ड्स को क्रैक करता है, वो क्या करता है, इट डज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके वो, अब अल्फ़ाबेट्स तो कितने ही हैं इंग्लिश में, A to Z, वो सारे अल्फ़ाबेट्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप फ्रेजेस में यूज़ करते हो तो उसको ये समझ में नहीं आता कि स्पेस कहाँ कहाँ पे है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है सिस्टम। तो इसलिए अगर आप फ्रेजेस में यूज़ करोगे तो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सेफ होगे, बट यू विल बी समवेयर 90% सिक्योर। सो ऑलवेज डू दैट। समझ में आ रहा है कुछ में? AI तो आप सबको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ईजिली ये किसी को भी मिमिक कर सकता है। सॉफ्टवेयर इज़ केपेबल इनफ, द एंटायर सिस्टम इज़ नाउ फुली ट्रेंड। तो अगर आप उसमें किसी की वीडियो बनवाना चाहते हो, आप देखते भी होंगे मीम्स ज़्यादातर राजनेताओं के ऊपर बनते हैं, उसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं आप कैसे पहचानोगे? मुश्किल है। अभी आपको थोड़ा बहुत पता चलता है कि लिप मूवमेंट ठीक नहीं है और थोड़ा फेकनेस उसमें नज़र आती है मोशन में, सो यू कैन डिटेक्ट बाय वॉचिंग दैट एंटायर वीडियो प्रॉपरली। तो आपको पता चल जाएगा कि शायद ये वीडियो फेक है, लेकिन आगे चल के वो भी ख़त्म हो जाएगा। सॉन्ग्स अब बन रहे हैं AI से, जिसमें जो अभी यहाँ मौजूद भी नहीं है, जैसे किशोर कुमार जैसे बढ़िया सिंगर्स, उनसे आजकल के गाने भी गवाए जा रहे हैं। तो इट मीन्स योर ऑडियो, योर वीडियो, योर फोटोग्राफ कैन ईजीली बी क्रिएटेड। और आप सब लोग मैच्योर इनफ हो, तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एनीबडी कैन मेक योर न्यूड वीडियोज़, न्यूड फोटोग्राफ्स एज वेल बाय यूजिंग योर AI। मतलब आपका सिर्फ फेस चाहिए उसको, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ओनली दैट इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें कितनी सीरियस हो सकती हैं आप अपने आप समझ लीजिए। और फेक कॉल्स आप लोगों के पास आती हैं, उनमें से कई बार ऐसा भी होता है कि फ़ेक कॉल्स को AI से किया जाता है, जिसमें आपको आवाज़ ऐसा लगेगा कि आप ही का कोई रिश्तेदार या आप ही का कोई जानकार उसमें बात कर रहा है। सो एनीबडी नोन टू यू हु हैज़ पुट अ वीडियो ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दे कैन यूज़ दैट वीडियो टू ट्रेन दैट AI सॉफ्टवेयर एंड क्रिएट अ फेक वीडियो और अ फेक कॉल, जिसमें आपको रिएक्ट करने को कहा जाएगा। अब मान लीजिए आप ही की दोस्त की आवाज़ में आपसे ये कहा जाए कि मैं एक्सीडेंट में फंस चुका हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, 2000 रुपये सेंड कर दो, तो आप कर दोगे? बिकॉज उसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, आपको लगेगा आपको अपना दोस्त बचाना है। और ये चीज़ आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी की जा सकती है। तो जिसको भी ये ज़्यादा नॉलेज, खासकर लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह के अटैक्स को ज़्यादा किया जाता है। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। AI हमारे लिए एक फ्यूचर का डेंजर है और सभी के लिए है, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर दैट इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है जो प्रोटेक्ट करना है, और AI हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड वी आर ट्राइंग टू डू अ लॉट, ट्राइंग टू क्रिएट सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर्स विच आर सिक्योर एंड सेफ, पर आप लोग वो सब नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव द मनी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डू इट। तो आपकी सेफ्टी क्या है? आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी सोच, आपके अपने एक्शंस, तो आपको वो सही रखने। और ये जो टेक्निक है STA, इसको बोलते हैं स्टॉप, थिंक, एक्ट। रुको, समझो और उसके बाद ही कोई एक्शन लो। कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है, सबसे पहले थोड़ा ठहर जाओ, रिलैक्स करो। अगर इमरजेंसी भी है, थोड़ा रिलैक्स करो। ये वैसे भी जनरली मैं आपको बोल रहा हूँ, घरों में इमरजेंसीज आती हैं, थोड़ा रिलैक्स करो, क्योंकि अदरवाइज़ आप रिलैक्स नहीं करोगे, आपका ब्रेन आपको सही तरीके की जानकारी नहीं देगा, आप सही तरीके से एक्शन नहीं ले पाओगे। जल्दबाजी में बाइक चलाओगे, जल्दबाजी में कार चलाओगे, खुद का ही एक्सीडेंट कर लोगे। इसलिए ये जनरली भी एक रूल है आपके लिए, हमेशा रुको, अच्छे तरीके से समझो और उसके बाद एक्शन लो। और ये इस केस में भी हमने करना है, ठीक है। इसमें जितनी भी तस्वीरें दिखाई गई वो एक नोन सोर्स से ली गई हैं, सिक्योर सेफ सोर्स से ली गई हैं, मेरी इमेजेस नहीं है, इसलिए मेरा कॉपीराइट इस पर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप इस प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पूछ के कीजिएगा, परमिशन लेके कीजिएगा, क्योंकि ये कॉपीराइट के अंडर आती, ऐसे मत कीजिएगा। मैं इसकी कॉपी वैसे दे दूंगा आपके स्कूल में इफ़ दे नीड इट। क्वेश्चंस? नहीं, चैट GPT भी अदर AI टूल्स की तरह ही सेम काम करता है। हाँ,
पेड पैकेज, फ्री नहीं। वो भी जितने भी AI सॉफ्टवेयर हैं, चाहे जेमिनाई हो, चाहे मेटा हो, चाहे चैट GPT हो, ये सभी के सभी एक ही तरह के सिस्टम पे काम करते हैं। दे विल कीप योर डेटा बिकॉज दे वांट टू ट्रेन देयर सिस्टम्स। और आपसे एक परमिशन ली जाती है जब आपको एक्सेस करते हो, आपका ईमेल लेता है ना, तो आप ईमेल के बाद वो आपसे पूछता है कि डू यू एग्री और यू डोंट एग्री, कोई पूरे का पूरा डिस्क्लेमर होता है। आप वो पढ़ते नहीं हैं, आई एम श्योर वो नहीं पढ़ते होंगे, बहुत लंबा होता है और इट्स डेलिबरेटली डिजाइन टू बी वेरी बिग सो दैट पीपल डोंट रीड इट। तो आप उसको सिंपली अब टिक करके और यू विल अलाउ, so that is giving a permission to use your personal information to train their systems, that is what they say। but अगर फ्यूचर में गूगल के ऊपर कोई अटैक करता है, गूगल से डेटा लीक करता है, तो आपका डेटा लीक हो जाएगा। तो ऐसा हुआ भी है, क्योंकि आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। यूएस में एक बहुत बड़ी कंपनी है मैकडोनल्ड्स, आपको पता होगा उसके बारे में। तो मैकडोनल्ड्स क्या बनाती है? बर्गर्स, वो उसी के लिए मशहूर थी, फूड बिजनेस। उनके ऊपर अटैक होता है, डेटा लीक होता है, उनकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर्स की वो लोग चुरा लेते हैं। एंड देन दे आस्क फॉर मनी फॉर इट, विच इज़ कॉल्ड रैनसमवेयर। रैनसमवेयर का मतलब है कि वो आपका डेटा वापस करने के लिए आपसे फिरौती मांगेंगे, आम भाषा में फिरौती बोलेंगे उसको। तो एक तरह से उन्होंने क्या किया, डिजिटली उन सब लोगों को किडनैप कर लिया और उनको वापस करने के लिए पैसा मांग रहे हैं। और उस कंपनी को $1 मिलियन देने पड़े उस हैकर को टू गेट द डेटा बैक, एंड स्टिल द डेटा वॉज लीक्ड इन टू डार्क वेब। गेव मी टाइम टू शेयर माई नॉलेज विद यू एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आपने बहुत ही ध्यान से सुना, मुझे तंग नहीं किया सबसे पहले तो, और दूसरा कि आपने बड़ी शांति से सुना है। बच्चे ही आप सब लोग, मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी इंसान को सुनना इतने लंबे समय तक मुश्किल है, हम लोग भी इस एज में थे। सो इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी, तो मेरा नाम डॉक्टर निखिल सिंह ठाकुर, यू कैन सर्च फॉर इट ऑन फेसबुक, मेरी आईडी आ जाएगी, फ़ोटोग्राफ मेरा पूरा है, यू कैन फाइंड मी। और पहाड़ी फैक्टर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भी करना चाहो। एंड इफ़ यू हैव योर फोन्स यू कैन स्कैन द QR कोड एंड गेट इनटू द प्रोफाइल्स सिक्योरली एंड सेफली। इट्स ऑल एम्बेडेड विद ऑल सेफ्टीज, सो डोंट वरी। ठीक है सर, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you. So very deep and insightful session with sir, and thank you sir for sharing your very deep knowledge with us. Thank you. Even I was also enlightened about many things. So that's a huge kind of domain that we entered through sir, and I really appreciate your knowledge. Thank you. Thank you for enlightening us all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.